Hello students, welcome. Now the second part of this chapter, first chapter, crop productions and management. Our now new topic is adding manure and the fertilizer. तो आने આપણે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય ખાતર મેનર એન્ડ ફર્ટિલાઇઝર मतलब खातर जिसमें ये जो मैनर होता है वो नेचुरली होता है जैसे कि काउ डंग्स और जो होता है वो या एनिमल वेस्ट कोई भी एनिमल वेस्ट प्लांट वेस्ट ये सब जिससे बनता है वो होता है मैन्योर एंड अनदर थिंग इज द फर्टिलाइजर्स तो वो जो होता है वो फैक्ट्री में तैयार किया जाता है तो फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल फॉर्म अ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड द मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर इसका मतलब कि जो प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए ऐसे सब्सटेंस जो फील्ड में ऐड किए जाते हैं फार्म में ऐड किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए इसको हम बोलेंगे मैनर एंड द फर्टिलाइजर नेक्स्ट थिंग इज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट प्लांट की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल है कंपलसरी है इसके बिना हमारा जो प्लांट है उसका ग्रोथ नहीं हो सकता प्लांट ग्रो हो जाएगा बट जो हमें अच्छा जो ग्रोथ चाहिए उसके लिए न्यूट्रिएंट्स कंपलसरी चाहिए soil supplies the minerals nutrients to the crop obviously जो हमारा क्रॉप होता है या प्लांट होता है जो भी उसका जो रूट्स होता है वो सॉइल में होता है तो प्लांट को या क्रॉप को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उनको मिलेंगे सॉइल में से in the certain area farmer grow a crop after crop in the same field the field is never left uncultivated or a fallow मतलब कई बार ऐसा होता है कि भी अनकल्टिवेटेड फील्ड रखा हुआ है काफी टाइम से तो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते या तो आपने एक क्रॉप ले लिया है और दूसरा क्रॉप लेना है तो जो आपने एक क्रॉप तैयार ले लिया तो उसकी वजह से क्या होगा उसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएगा तो कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ अ क्रॉप मेक अ सॉइल पुअर इन द सर्टेन न्यूट्रिएंट्स तो कंटिन्यूअस आप एक ही क्रॉप को ले करोगे कंटिन्यूअसली इन द सॉइल दैट सॉइल पुअर इन द सर्टेन न्यूट्रिएंट्स तो उसमें से स्पेशल टाइप के ऐसे नहीं कि सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे तो स्पेशल टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे therefore farmer have to add a manure to a field to replenish the soil in the nutrients तो इसीलिए फार्मर उसमें मैन्योर ऐड करता है तो मैन्योर में क्या होता है एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स नहीं होते उसमें सारे टाइप के मैन्योर बनता है प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट में से तो वो जब सॉइल में हम ऐड करते हैं तो उससे के वजह से सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड हो जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मैन्योरिंग तो मैन्योर इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकंपोजिशन ऑफ अ प्लांट वेस्ट और एनिमल एक्सक्रीटा एनिमल एक्सक्रीटा और प्लांट वेस्ट जो होता है उनको डीकंपोज करना पड़ता है 2 से 3 महीने तक આપણે ગામડામાં જોઈએ છીએ ઉકરડા જેવી સિસ્ટમ તો એનાથી શું થતું હોય છે ડીકમ્પોઝ થઈ જાય અને એ ડીકમ્પોઝ થવાથી એમાં ન્યુટ્રિયન્ટ્સ પ્રોડ્યુસ થતા હોય છે farmer dump plants and animal waste in a pit at open place and allow it to decompose तो farmer क्या करते हैं एक बड़ा सा पिट बनाते हैं और उसके अंदर ये जो प्लांट और एनिमल के वेस्ट होते हैं वो उसके अंदर ऐड करते हैं तो आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं और अच्छे से वो मेहनत तैयार हो जाता है द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए एंड द डिकम्पोजर्स मैटर इज यूज्ड फॉर द ऑर्गेनिक मैटर अभी बात है फर्टिलाइजर्स की तो फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल मैन्युफैक्चरर इन द फैक्ट्री मैन्योर जो होता है वो फार्मर खुद तैयार करता है जैसे हमने बताया कि भाई प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट में से बाकी जो फर्टिलाइजर होता है वो फैक्ट्री में तैयार होता है दे आर केमिकली हाईली रिच इन न्यूट्रिशंस लाइक नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम तो उनके अंदर हाईली जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए मेनली जो होता है प्लांट के लिए जो मेनली जरूरत है वो है नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम तो ये जो होता है वो उनमें बहुत मात्रा में पाए जाते हैं तो फर्टिलाइजर और मैन्योर वो दोनों की हमने बता दी अभी उनको हम थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं एग्जाम में हमें एग्जाम में आता है कि भाई गिव द डिफरेंस बिटवीन द मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर्स तो द फर्स्ट पॉइंट इज इट इजीली मेड यूजिंग द एनिमल प्लांट एंड वेस्ट जो हमने बता दिया आपको कि वो इजीली एनिमल और प्लांट वेस्ट में से हमें मिल जाता है मेड इन फैक्ट्रीज इन वेल डिफाइंड वे फर्टिलाइजर होता है वो फैक्ट्री में तैयार होता है मैन्योर में नो हार्मफुल इफेक्ट इज फुल्ली नेचुरल मतलब आपने ज्यादा डाल दिया कम डाल दिया तो उससे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट
नहीं होगी, क्योंकि ये नेचुरल है। और फर्टिलाइजर्स के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, बिकॉज इट इज अ केमिकल। अगर आपने ज्यादा डाल दिया, जो चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में डाल दिया, तो क्रॉप प्रोडक्शन कम भी हो जाएगा। नेक्स्ट, मैनर प्रोवाइड्स द मेनली ऑर्गेनिक मैटर, इससे ऑर्गेनिक मैटर ही मिलते हैं। और इट प्रोवाइड मेनली न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जो पर्टिकुलर नाइट्रोजन चाहिए या फास्फोरस चाहिए, जो सल्फर चाहिए, यही प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इट इज गुड फॉर अ लॉन्ग टर्म ऑफ सॉइल फर्टाइल, मतलब मैनर अगर आप डालते रहोगे तो आपकी सॉइल की फर्टाइलिटी लॉन्ग टाइम तक, सालों तक वैसी की वैसी रहेगी। और दिस फर्टिलाइजर इज नॉट गुड फॉर अ लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टाइल, मतलब कि अगर आपने एक बार, दो बार, तीन बार फर्टिलाइजर डाल दिया, तो क्या होगा, आप जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाएगी आफ्टर सम टाइम। इसीलिए आपको इसको कंटिन्यूअसली फिर यूज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज नो इफेक्ट एज अ फर्टिलाइजर, यहाँ पे वेरी इफेक्टिव इन द ऑब्टेन द फास्ट रिजल्ट। फर्टिलाइजर हम डालते हैं तो इसकी इफेक्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम देखने मिलती है, और ये जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं तो उसकी जो रिजल्ट होता है वो हमें फास्ट देखने को मिलता है। इट इज वेरी चीपर, मैनर जो होता है वो बहुत सस्ते होते हैं, फर्टिलाइजर्स आर वेरी कॉस्टली। ये हमने एग्जांपल दिखाया है आपको फोटो से, ये जैसे एनिमल वेस्ट से बनाया हुआ है ये, और ये जो है फार्मर, ये तैयार जो फर्टिलाइजर है वो फार्म में ऐड कर रहे हैं। ओके, तो मैनर के एडवांटेजेस क्या है, जो हमने आगे ही डिफरेंस में ही सीख लिए हैं, बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं, जो कि आपको पता है, फिर से हम रिपीट नहीं कर रहे हैं हम इसको। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इरिगेशन। इरिगेशन मतलब गिव्स द वाटर टू द प्लांट, प्लांट को जो हम पानी देते हैं इसको हम बोलेंगे इरिगेशन। तो अभी तक तो आपने देखा होगा कि भी इंडिया में काफी जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत सारा पानी मिलता है, या चिरापुंजी जैसा एरिया, उसमें तो बहुत बार पानी बारिश होती रहती है, तो उनको इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती, उनको बारिश का पानी मिल जाता है। बट बहुत सारे एरिया इंडिया में ऐसे हैं कि जिनको पानी नहीं मिलता, क्रॉप को सिर्फ बारिश के सीजन में ही पानी मिलता है। तो बाकी की जो सीजन होती है, समर और विंटर, तो उसमें इरिगेशन से हम उसको पानी प्रोवाइड करते हैं। So water is an important for the proper growth and development of a plant. So water is an essential because germination of a seed does not take place under the dry condition. सीड्स को जो जर्मिनेट होना पड़ेगा, तो वो अगर सीड ड्राई हो जाएगा तो वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं होगा, अच्छे से ग्रो नहीं होगा। तो उसके लिए उसको कैसे कंडीशन चाहिए, वेट कंडीशन चाहिए, मतलब ड्राई हसे नहीं तो सूखा गेलू हसे तो તમારું सीड्स जो बोले ना तो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। Nutrients dissolved in the water get transported to each part of the plant. दूसरी बात, अभी हमने देखा आगे कि भी जो फर्टिलाइजर्स और मैनर होते हैं वो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं, और वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल से प्लांट में चले जाते हैं ऊपर तक। बट वो न्यूट्रिएंट्स अकेले नहीं जाएंगे, बिकॉज दे आर एट द एंड, बोलेंगे हम सॉलिड है, तो सॉलिड तो ऐसे बोले ना कि बह नहीं पाएगा, तो वो न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के ऊपर तक, लीव्स तक पहुंचाने के लिए वाटर चाहिए, वो कंपलसरी है। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द बोथ frost and the hot air current, and this supplies of water to the crop at the different interval is called the irrigation. तो इसकी वजह से जो क्रॉप होता है वो क्रॉप को डिफरेंट टाइम पीरियड पर 15 दिन या 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद उनको पानी देना पड़ता है। This process is known as irrigation. It is not a good depends on the rain for a water, as it is not a fully reliable. A proper irrigation system will ensure a timely and adequate water to crop. This will lead to a more rain. यानी यहाँ पे बताया कि सिर्फ पानी, बारिश का पानी जिनको मिले वो जरूरी नहीं है, क्योंकि बारिश का पानी जो होता है वो बारिश कभी भी हो जाती है, ज्यादा भी पानी हो जाता है, कम भी, कई बार बारिश कम भी होती है। इसकी वजह से इरिगेशन जरूरी है हमें, और इसकी वजह से हमारा जो यील्ड होता है वो ज्यादा होता है। तो सोर्सेस ऑफ इरिगेशन की हम बात करें तो वेल, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, डैम्स एंड द कैनाल्स आर द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। ये सब इरिगेशन के सोर्सेस है, मतलब वहां से हमें पानी मिलता है, क्रॉप को जो पानी चाहिए वो ये सब जगह से मिलता है। तो फर्स्ट थिंग इज द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जो सालों से चली आ रही है। वो ट्रेडिशनल मेथड में द वाटर अवेलेबल इन द वेल
lake and the canal is lift up to the different method in the different regions for taking it to the field. ओके मतलब कि हमारे पास वेल या तो पॉन्ड या लेक या कैनाल में जो पानी पड़ा है वहां से लेके उसको हमें फील्ड तक लेके जाना है और वो ले जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज होती है। तो यहाँ पे ये मेथड दिखाई है आपको, जो मेथड्स का नाम है मोट मेथड, जिसको पुल्ली मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या करता है, जो कुएं में से पानी फार्मर खींचता है और एक ये बोले ना तो एक कैनाल जैसे सिस्टम बनाई है, तो पानी यहाँ पे डालेगा और यहाँ से पूरा खेत में चला जाएगा। दूसरी चेन पुल्ले, मतलब ये चेन टाइप की सिस्टम बनाई है। ये सब पुराने टाइप का इरिगेशन सिस्टम है। डेकली सिस्टम, यहाँ पे लोड होता है, वो लोड की वजह से पानी ऊपर चला आता है। फिर राहत सिस्टम, लेवर सिस्टम, मतलब यहाँ पे बैल या कोई भी दूसरा एनिमल ये यहाँ पे घूमता रहता है और ये उसकी वजह से ये जो चक्कर है वो घूमेगा और यहाँ से ये सब जगह पानी भरेगा अंदर से। इसमें ऑलरेडी पानी होता है और ये जैसे ही नीचे से ऊपर आएगा तो पानी भर के आएगा और ये पानी यहाँ पे जाएगा और यहाँ से पूरी कैनल सिस्टम से फील्ड में चला जाता है। नाउ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन की हम बात करें तो फर्स्ट वन इज द स्प्रिंकल सिस्टम। ગુજરાતીમાં ફુવારા સિસ્ટમ આપણે કહેવામાં આવે છે। તો in this system perpendicular pipes have been rotating a nozzle on the top are joined at the main pipeline at a regular interval. When the water is allowed to flow through the main pipe under the pressure with the help of the pump, it sprinkles from the rotating nozzle and it gets sprinkled on the crop as if it is raining. तो ये सिस्टम इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसमें पानी ज्यादा नहीं जाता, इसमें जितना क्रॉप को पानी चाहिए उतना ही मिलता है। तो ये क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पर देखो ऐसे पाइप लगाई हुई है और उसके एंड पर एक नोजल होती है जिसमें प्रेशर से वो पानी, क्योंकि मेन पाइप होती है, मेन पाइप के साथ ये सब पाइप कनेक्टेड होती है और ये पाइप सब पाइप कनेक्टेड होती है और इनके टॉप में जो नोजल होता है उसकी वजह से पूरे प्रेशर के साथ पानी जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पाइप्स की वजह से पूरा जो फील्ड होता है उसको पानी मिल जाता है। The second thing is drip irrigation system. Drip irrigation system मतलब के पानी मिलता है वो बाय ड्रॉप ड्रॉप मिलता है, एकदम ड्रॉप ड्रॉप। तो ड्रॉप जस्ट एज द पोजीशंस ऑफ द रूट। तो ये फिगर है देखेंगे तो ये मेन पाइप है, ये वाली मेन पाइप है, उनके साथ ऐसे ये वाली पाइप हमने अटैच की है। तो ये पाइप जैसे ये वाली एक पाइप ऐसे जा रही है, यहाँ पे एक प्लांट है तो यहाँ पे एक छोटा सा होल होगा पाइप का, तो ये जो पानी आएगा तो ये इसके रूट में ही गिरेगा। मतलब ये जो जब एक्स्ट्रा जो जगह ये वाली ये बीच वाली जगह वहां पे पानी नहीं जाता। तो इसके दो फायदे हैं, एक तो पानी भी हमारा कम हो जाता है इसमें और दूसरा जो अनवांटेड प्लांट जो ग्रो हो जाते हैं वो यहाँ पे नहीं ग्रो होते हैं। नाउ weeds are the undesirable plants which may grow naturally along protections of weeds। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रोटेक्शंस ऑफ weeds। weeds मतलब किसको बोलते हैं, आगे ये वर्ड आ चुका है। weed मतलब अनवांटेड प्लांट। तो मान लो कि कोई फार्मर ने खेती की है राइस की, तो राइस तो ग्रो होगा ही, या तो वीट की है तो वीट तो ग्रो होगा ही, बट उसके बीच में जो जगह होगी वो जगह में अनवांटेड प्लांट, दूसरे प्लांट ग्रो हो जाएंगे जिसको हम बोलते हैं weeds। तो weeds आर द अनडिजायरेबल प्लांट, हमें जरूरी नहीं है, अनडिजायरेबल है हमारे लिए। मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, क्रॉप के साथ नेचुरली ग्रो हो जाते हैं। वो ग्रो होने का रीजन होता है कि उसके जो सीड्स होते हैं वो पहले से सॉइल में मौजूद होते हैं और इसको पानी मिल जाता है, फिर फर्टिलाइजर मिल जाता है, उसकी वजह से वो ग्रो हो जाता है। द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड द वीडिंग। तो वीड्स को रिमूव करना पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है, क्रॉप की जो दो लाइन होती है उनके बीच में ऐसे वीड्स होता है, तो उसको रिमूव करना पड़ता है। अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमने जो पानी दिया है, हमने जो फर्टिलाइजर दिया है, जो न्यूट्रिशन है उनमें वो पार्ट करेंगे और उसमें से वो ले लेंगे। इसका मतलब हमारा जो क्रॉप है उसको कम मिलेगा। तो जितना हमें चाहिए उतने हिसाब से यील्ड हमारा प्रोड्यूस नहीं होगा। तो वीडिंग इज नेसेसरी बिकॉज इट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ अ क्रॉप। उसकी वजह से क्रॉप में इफेक्ट होती है क्योंकि वो लाइट, वाटर, स्पेस, न्यूट्रिएंट्स इस सब में पार्ट ले लेता है।
weeds को कंट्रोल कैसे किया जाए? तो फार्मर यूज द मेनी वेज टू रिमूव द weeds एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. टिलिंग बिफोर द सोइंग ऑफ अ क्रॉप हेल्प द uprooting एंड किलिंग द weeds. तो टिलिंग बिफोर द सोइंग, सीड्स को जब हम शो करते हैं, शोइंग करते हैं, उसके पहले ही खेत को क्या करना पड़ता है, हम टिलिंग कर देते हैं. उसकी वजह से ऑलरेडी जो अंदर नॉर्मली फार्मर क्या करते हैं कि भी यहाँ पे कोई फील्ड है तो फील्ड को पहले उसको क्या कर दिया, टिलिंग कर देंगे. टिलिंग करने की वजह से जो सीड्स अंदर सीड्स है, जो अनवांटेड प्लांट के वीड के जो सीड्स है वो सब ऊपर आ जाएंगे. फिर उसको वैसे ही पड़े रहने देते हैं 1 वीक या 10 दिन तक. तो सन की गर्मी की वजह से वो जो सीड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाते हैं. तो ये पहली मेथड है वीड्स को कंट्रोल करने की. Tilling there showing the crop help to uprooting and killing the weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. यानी कि वो ड्राई हो जाते हैं और फिर सोइल के साथ ही मिक्स हो जाते हैं. The best time for the removal of weeds is before they produce the flowers and the seeds. Okay, मान लो कि भी आपने पहले से ही weeds को निकाल दिया है, but some seeds रह जाते हैं जो ड्राई नहीं हुए हैं, वो क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं, तो उसको हमें रिमूव करना पड़ता है. बट उसका बेस्ट टाइम है कि वो जो वीड्स है उसमें फ्लावर या सीड्स आ जाए, उसके पहले ही उसको हमें वहां से निकाल लेना पड़ता है. The manual removal includes the physical removal of the weeds by the uprooting or cutting them close to the grounds from a time to time with the help of the खुरपी. खुरपी जो होती है दातरडा जेवी હોય છે, जैसे ऐसे, मतलब कि ये मान लो है तो उसको ऐसे कट कर देते हैं खुरपी से, उससे निकालना पड़ता है बाय टाइम टू टाइम. अगर हम नहीं निकालेंगे तो वो क्रॉप होगा, वो ग्रो होगा, उसमें सीड्स प्रोड्यूस होंगे, वो सीड्स वहां नीचे गिरेंगे, फिर से ज्यादा वीड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. Weeds are also controlled by the spraying the certain chemical that is called the weedicides. दूसरी मेथड है weedicides. केमिकल होते हैं, तो स्पेशल टाइप के केमिकल के जो वीड्स को रिमूव करते हैं उसको डालते हैं, तो जो वीड्स होता है वो वहां पे ही ड्राई अप हो जाता है. They do not damage the crop, but जो weedicides होते हैं वो स्पेशली ऐसे टाइप के होते हैं कि जो हमारे जो मेन क्रॉप होता है उसको डैमेज नहीं करते हैं. उसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हार्वेस्टिंग, एंड दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके स्टूडेंट्स, टिल देन अच्छे से इसको वॉच करें, देखें और इसके क्वेश्चन आंसर तैयार करें.